हड्डियां कम पकपा देने वाली ठंड में सोवियत सैनिकों का एक कॉलम आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ बर्फ की चादर तनी है। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो चुकी है और महान रेड आर्मी के कदम यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये जनवरी का महीना है और तापमान 0 से कई दहाई नीचे पहुंच चुका है। सैनिकों की टुकड़ी एक निश्चित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक सोवियत सिपाही जमीन पर लुढ़क जाता है। गोली पहले पहुंचती और आवाज बाद में। गोलियां एक के बाद एक आती जा रही थीं और सिपाही गिरते जा रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी सोवियत सैनिकों को आगे कुछ नहीं दिखाई देता। वो सब हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। भी उनका कमांडर, जो अब तक एक पेड़ की आड़ ले चुका था, उनसे कहता है, छुप जाओ, ये व्हाइट डेथ है। ये कहानी है इतिहास के सबसे जानलेवा स्नाइपर की। यूरोप के छोटे से देश फिनलैंड का एक सैनिक, जिसने मात्र 100 दिन में आधी बटालियन बराबर सैनिकों को अपना निशाना बना लिया था। गिनती तब है जब उसके हाथों मशीन गन से मारे गए दुश्मनों को इसमें जोड़ा नहीं गया। कहानी है सिमोहायहा उर्फ व्हाइट डेथ की। सिमोहायहा दिसंबर 1905 को फिनलैंड के एक छोटे से राज्य करेलिया में सिमोहायहा की पैदाइश हुई। उम्र में फौज ज्वाइन की और 1939 आते आते वो एक काबिल स्नाइपर बन गए थे। 1939 में जब सोवियत फौज ने फिनलैंड पे आक्रमण किया, सिमो ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। कुल 109 दिन चला और सिमो खुद 98 दिन तक बैटलफील्ड पर रहे। 98 दिनों में उन्होंने सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैला दी थी कि सोवियत सैनिक उन्हें व्हाइट डेथ के नाम से बुलाते थे। एक दिन तो ऐसा गुजरा जब उन्होंने अकेले 25 सोवियत सैनिकों को अपना निशाना बनाया। इस कारनामे से सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैली कि उन्हें ढूंढने के बजाय सोवियत फौज ने उनकी पोजीशन पर मोर्टार की शेलिंग शुरू कर दी। 1-2 मौके ऐसे आए जब मोर्टार के टुकड़े उनके करीब से गुजरे, लेकिन सिमो को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बर्फ में एक जगह लेटे हुए वो कई दिनों तक उसी पोजीशन में रहते थे ताकि दुश्मन को उनका पता न लगे। उनका नाम व्हाइट डेथ इसलिए पड़ा क्योंकि सफेद बर्फ की चादर में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। सफेद कपड़े पहनने के अलावा उन्होंने अपनी बंदूक भी सफेद रंग से पेंट करवा ली थी। सिमो का तरीका नायाब था। उस दौर में स्नाइपर अपनी राइफल के आगे स्कोप लगाकर रखते थे। जैसा आपने अगर पबजी या कोई भी लड़ाई का वीडियो गेम खेला हो तो देखा होगा। स्कोप की मदद से निशाना बड़ा और साफ दिखाई देता है। लेकिन सिमो अपनी राइफल में स्कोप का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि स्कोप के लेंस पर रोशनी की चमक पड़ती है, जिससे दुश्मन को आपकी पोजीशन का पता चल सकता है। इसके अलावा स्कोप के लेंस में धुंध जम जाती है, जिसे बार बार साफ करना पड़ता है। उनके बरक्स सोवियत स्नाइपर स्कोप का इस्तेमाल करते और इसे वजह से सिमो का निशाना बन जाते। ठंडे मौसम में सिमो कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठे रहते और ठंड से बचने के लिए कई तहों में कपड़े पहने रखते थे। अपनी जेब में वो चीनी और ब्रेड के कुछ टुकड़े रखते थे ताकि समय समय पर उन्हें खाते रहने से उनका शरीर गर्म रह सके। सिमो का नियम था कि सुबह होने से पहले ही वो एक ठीक जगह चुनकर उसे अपना अड्डा बना लेते और सूरज ढलने तक वहां से नहीं हिलते। सिमो का अनुशासन इतना तगड़ा था कि लड़ाई के दौरान वो अपने मुंह में बर्फ डाल लेते थे ताकि उनके मुंह से भाप ना निकले। भाप से उनकी पोजीशन का पता चल सकता था। अपने आगे रखी बर्फ पर भी वो पानी डाल देते थे ताकि गोली चलाने के बाद बंदूक को लगने वाले झटके से बर्फ उड़े नहीं। व्हाइट स्नाइपर। सिमोहायहा की जिंदगी पर द व्हाइट स्नाइपर नाम से किताब लिखने वाले तापियो सारेलाइनेन एक आर्टिकल में लिखते हैं, स्नाइपर्स को लेकर ये मिथक रहता है कि वे पेड़ों या ऊंची जगहों पर चढ़कर निशाना लगाते हैं। लेकिन हायहा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया,
पेड़ों से न सिर्फ सटीक निशाना लगाना मुश्किल होता है, बल्कि अगर आपकी पोजीशन पता चल गई तो आपके पास भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। अब सवाल ये कि वो बंदूक कौन सी थी जिससे सिमो हायहा ने ये कारनामा किया, और इसमें खास ऐसा क्या था। हायहा के पास एक M28 राइफल थी, जो फिनलैंड की फौज की स्टैंडर्ड इश्यू राइफल हुआ करती थी। इसमें खास क्या था? हायहा की माने तो खास कुछ भी नहीं। खास खुद हायहा थे। उनके साथियों के अनुसार वो बाकी सैनिकों के मुकाबले सबसे पहले अपनी राइफल साफ किया करते थे और मेंटेनेंस का काम लड़ाई के पहले और लड़ाई के बाद दोनों बार करते थे। लड़ाई खत्म होने के बाद जब हायहा से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हुए कहा, प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस का नतीजा क्या निकला? 96 दिन की लड़ाई में सिमो हायहा ने औसतन रोज 5 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया। इनमें वो लोग शामिल नहीं थे जो हायहा की मशीन गन का निशाना बने थे। युद्ध के अलग अलग दस्तावेजों में हायहा के हाथों मारे गए लोगों की गिनती अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनके खुद के संस्मरणों के अनुसार उन्होंने 509 लोगों को स्नाइपर से निशाना बनाया था। एक खास बात ये भी थी कि हायहा के ये संस्मरण सालों तक छिपाकर रखे गए और साल 2017 में जाकर इन्हें प्रकाशित किया गया। लड़ाई के बाद हायहा को फिनलैंड में हीरो का दर्जा मिला, क्योंकि उनके बड़े योगदान के कारण ताकतवर सोवियत फौज भी फिनलैंड को जीत नहीं पाई। 103 दिन चली लड़ाई के बाद सोवियत फौज फिनलैंड के मात्र 9% हिस्से पर कब्जा कर पाई। इस युद्ध में सोवियत फौज को इतना नुकसान हुआ कि अंत में उन्हें संधि करनी पड़ी और विश्व पटल में सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन की अच्छी खासी किरकिरी हो गई। इस युद्ध का एक विषयांतर ये भी है कि फिनलैंड में रेड आर्मी के खराब प्रदर्शन ने हिटलर को बढ़ावा और ये विश्वास दिया कि वो सोवियत संघ पर हमला कर उन्हें हरा सकते हैं। जबड़े में लगी गोली। 6 मार्च 1940 की तारीख। युद्धबंदी की घोषणा में सिर्फ एक हफ्ता बचा था जब सिमो हायहा एक लड़ाई में बिजी थे। इस दौरान एक गोली आकर सीधे उनके चेहरे पर लगी और उनका जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई। सिमो हायहा वहीं गिर पड़े। उन्हें मृत समझकर बाकी मृत सैनिकों के साथ रख दिया गया। किस्मत से उनके एक साथी ने देखा कि उनका एक पैर अभी भी हिल रहा था। सिमो को अस्पताल ले जाया गया। उनका आधा चेहरा गायब हो चुका था, जिसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए 26 बार ऑपरेशन किया गया। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उनकी मौत की खबर जब सोवियत फौज तक पहुंची तो वहां जश्न का माहौल हो गया। सिमो की मौत की खबर अखबारों ने भी छाप दी थी। इसलिए होश में आने के बाद सिमो ने अखबार को एक लेटर लिखकर अपनी गलती सुधारने को कहा। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में 14 महीने का समय लग गया। ठीक होने के बाद सिमो एक बार फिर फौज में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी सेहत और उनके स्टेटस को देखते हुए उन्हें दोबारा लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। सिमो हायहा ने अपनी बाकी की जिंदगी एक फार्म में रहकर गुजारी। उनके ऊपर किताब लिखने वाले तापियो सारेलाइनेन लिखते हैं, फिनलैंड के लोग उन्हें हीरो मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान से कभी अपनी तारीफ नहीं की। एक लो प्रोफाइल जिंदगी जीने के बाद साल 2002 में 96 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई।